आज की हमारी मुख्य अतिथि के रूप में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी, जो रोहन कला हित छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में जन्मी हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मैं आपको उनके जीवन का संक्षिप्त में परिचय कराऊं। भारतीय जनता पार्टी की ऊर्जावान प्रखर राजनेत्री रहीं, विधायक पद पे रहीं, मंत्री पदों पर रहीं, संसदीय दायित्व भी आपने निभाया और आप भारतीय संसद की राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए सांसद रूप में प्रतिष्ठित भी रहीं। 2019 में आप छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल बनी। वहीं 2023 में आप मणिपुर की आप महामहिम राज्यपाल के रूप में एक लोकप्रिय सक्रिय विभूति हैं और आज उन्होंने यहाँ पर आकर हम पर महती कृपा की है, जिनका सारा जीवन जन कल्याण के कार्यों में बीता है। राज्यसभा की सांसद के रूप में आपने 40 से अधिक उपलब्धियां अर्जित की। वहीं विशेषकर आदिवासियों के लिए उनकी ज्वलंत समस्याओं को हल करके उनकी सुविधाएं बढ़ाई। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं कि वो हमदर्द हैं, आप नेक हैं, हमदर्द हैं और आप नेक हैं, आप प्रज्ञावान हैं। हे देवी स्वरूपा, आपकी तो इतनी सी पहचान है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मांगलिक उद्बोधन की श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की आज 115वीं जयंती के इस अवसर पर आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मंचासीन श्रद्धेय डॉक्टर स्वामी चिदानंद जी महाराज, आदरणीय श्री विनय भारद्वाज जी, अध्यक्ष विश्व हिंदी परिषद, आदरणीय विपिन कुमार जो कि महासचिव विश्व हिंदी परिषद, आदरणीय श्री अरविंद कुमार सिंह जी जो पौत्र श्री रामधारी सिंह जी के, आदरणीय श्री दीपक ठाकुर सह संयोजक विश्व हिंदी परिषद, सम्मानीय प्रोफेसर सच्चिदानंद जी मिश्र, यहाँ पर सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय देश विदेश से आए हुए सभी साहित्यकारगण, आमंत्रित सभी सम्मानित अतिथि, इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया प्रिंट के सभी यहाँ पर साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। साथ ही इस समय मणिपुर जो प्रदेश है पूरे देश और विदेश में बहुत चर्चित हुआ है और सब लोग जानते हैं, तो मैं अपने प्रदेश की मणिपुर, जिनको वहाँ संबोधन में प्रणाम कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, तो मैं यहाँ पर आप सभी को खुरुम जरी कहती हूँ। थोड़ा सा मैं एक बात मेरे मणिपुर प्रदेश के संबंध में कहना चाहूँगी कि इस समय मेरे मणिपुर में एक मानवीय संवेदना की बहुत आवश्यकता है। आज लोग करीब 60,000 के लोग कैंपों में रह रहे हैं। मेरी कोशिश हो रही है कि मैं उनके बीच में जाकर उनके दर्द दुख को मैं बांटूं, उनके आंसू पोंछने का काम कर रही हूं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी, सभी धर्म गुरु भी जाकर वहाँ के लोगों को शांति की वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे मौके पर आप सभी से भी मेरा यही अनुरोध करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस वेदना से वहाँ के लोगों को निकाला जाए और फिर से वहाँ शांति की स्थापना हो। यही मैं आप सब लोगों से सहयोग चाहती हूँ। मैं सर्वप्रथम राष्ट्रकवि स्वर्गीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को सत सत नमन करते हुए उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करती हूँ। आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता एवं गौरव का अवसर है, क्योंकि
आज राष्ट्र कवि श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की 115वीं जयंती के अवसर पर विश्व हिंदी परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुझे आप जैसे राष्ट्रभाषा हिंदी एवं हिंदी साहित्य के गुणी जनों के मध्य मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और सम्मानित मंच, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मुझे जो सम्मान दिया, बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। विश्व हिंदी परिषद लोक मंगल और सर्व कल्याण की भावना से हिंदी भाषा के साधकों को प्रोत्साहित कर भाषा के उन्नयन और अविरल गति से चलने के प्रयास में अपने प्रयोजन और उद्देश्य को पूरा कर रही है। हिंदी प्रचार प्रसार की सेवा में तत्पर साहित्यकारों, हिंदी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनता को एक मंच पर एकत्रित करके उन्हें प्रेरित करते हुए संस्था विगत 1 दशक से अपनी भूमिका निभा रहा है। परिषद द्वारा हिंदी की सेवा में तत्पर हिंदी प्रेमियों को बढ़ावा देने एवं उनके योगदान को सराहने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। आज इस मौके पर वैसे तो आप सभी लोगों ने श्रद्धेय श्री दिनकर जी के बारे में बहुत कुछ बताया और आप सब कुछ भी जानते हैं, किंतु आज उनकी जयंती पर उनके बारे में कुछ कहने का मेरा भी मन है, जो कि सामयिक है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र कवि के रूप में लोकप्रिय दिनकर जी का जन्म कृषक परिवार में हुआ था। श्री दिनकर जी हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से एक थे और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज, संस्कृति और दर्शन का एक स्वरूप दिया है। यही कारण है कि हम उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा देते हैं। राष्ट्रीय एकता के रूप में गाया जाने वाला भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम है का शीर्षक, जिसका संगीत और शब्द रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, अंग्रेज सरकार के युद्ध प्रसार विभाग में कार्य करते हुए उनके खिलाफ ही कविता लिखते थे। 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया, जहां 2 कार्यकालों तक उन्होंने सांसद के रूप में योगदान दिया। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे और बाद में भारत सरकार ने उन्हें अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त कर दिया। आज विद्रोह, आक्रोश के साथ ही कोमल श्रृंगारिक भावनाओं के कवि दिनकर जी की काव्य यात्रा हाई स्कूल में प्रारंभ हुई थी, जब उन्होंने राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचनाएं भेजना शुरू की। 1928 में प्रकाशित बारडोली विजय संदेश उनका पहला काव्य संग्रह था। उन्होंने कविता, निबंध, संस्मरण, आलोचना, डायरी, इतिहास आदि स्वरूपों में गद्य लेखन भी किया। हालांकि उनके बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने बात कही है, मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना कहूँगी कि अग्रणी कवि प्रेम जन्म मजे के अनुसार दिनकर जी ने गुलाम और आज़ाद भारत दोनों में अपनी कविताओं के जरिए क्रांतिकारी विचारों और विस्तार दिया। आज़ादी के समय और चीन के हमले के समय दिनकर ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया। श्री हरवंश राय बच्चन ने कहा कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए।
हिंदी के प्रसिद्ध कवि व क्रांति गीतों के अमर गायक श्री रामधारी सिंह जी हिंदी साहित्य आकाश के दीप्तिमान दिनकर हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा के प्रखर किरणों से हिंदी साहित्य गगन को आलोकित किया है। हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा विश्व की ऐसी अद्भुत भाषा है जिसमें संवाद करने में लोगों के मन में आत्मीयता, सम्मान और सहजता का बोध होता है। इसमें अपने से बड़े छोटे समान आयु वालों के लिए अलग संबोधन होता है, जबकि अन्य भाषाओं में ऐसा बोध नहीं होता है। हिंदी भाषा का विकास 10वीं सदी के आसपास अपभ्रंश भाषा से शुरू हुआ था। स्थानीय बोलियों का ज़्यादा प्रभाव रहते हुए धीरे धीरे इसने स्वतंत्र अस्तित्व कायम किया और 15वीं सदी के तक इसमें साहित्य सृजन भी होने लगा था। भारत में हिंदी जन जन की भाषा है। इसकी सारी बोलियां और स्वरूप है और इसमें विविधताएं भी है जो क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से आती है। मैं आज एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी जो मेरी अपने जीवन का एक कुछ चीज़ रहा कि हम बात करते हैं कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है और इस संबंध में हम कैसे लोगों के, सुधीर जी ने भी, श्रद्धेय हमारे पूजनीय महाराज आचार्य जी ने भी यहाँ पर और सभी हमारे लोगों ने भी कहा, ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको ये एक उदाहरण देती हूँ कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव में मैं जन्म लिया था, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि कभी मैं विधायक से मंत्री, मंत्री से सांसद और राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को छत्तीसगढ़ की गवर्नर के रूप में आज मणिपुर तक का सफ़र मैं अपने जीवन में रहूँगी। लेकिन एक गांव का वो परिवेश था उस समय। आपको मालूम है कि उस समय अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा चलन नहीं था। लोग या तो अंग्रेजी को एक एक्स्ट्रा विषय के रूप में दिया जाता था कि या तो संस्कृत लीजिए या अंग्रेजी। तो ऐसे समय वो सारा आज इंग्लिश मीडियम और तमाम जितने कॉन्वेंट स्कूल है उस ज़माने में नहीं थे जब मैं पढ़ती थी। और ऐसी परिस्थिति में से निकलकर जब मैं आई तो नेचुरल है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे प्रदेश है, राजस्थान, जहाँ हिंदी में ही सबसे ज़्यादा बोलते हैं लोग। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर फिल्मों की भी जो भाषा है वो हमारे मध्य प्रदेश की ही भाषा है, जितने भी जो कुछ बोला जाता है। तो ऐसे करके जब मैं अपने जीवन में, मुझे कल्पना नहीं थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो 2000 में एक मुझे सूचना मिलती है कि आपको राष्ट्रीय महिला आयोग में आपको मेंबर बन के जाना है दिल्ली में। तो मेरे मन में भी आया कि राष्ट्रीय महिला आयोग, इसमें क्या वर्किंग होगी, क्या काम होगा। और क्योंकि देश के मात्र 5 सदस्य ही उसमें नॉमिनेशन करते हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा होते हैं। तो चलिए, मैं उस दौरान मैंने ज्वाइन किया और मैं आपको बताएं जितने भी मेंबर थे उनसे जब मैं मिली तो मैं तो हिंदी से और ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर आई थी। एक उस परिवेश में पली बड़ी और वहाँ देखे कि सारी अंग्रेजी में फर्राटेदार अंग्रेजी बात करना बोलना, तो मुझे भी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा वो लगा कि मैं इन लोगों के बीच में मैं कैसे रह पाऊंगी और कैसी चर्चा। और फिर मैंने देखा कि वहाँ पर जितना भी लिटरेचर, जितना भी एक ना मात्र का भी कोई हिंदी की कोई पुस्तक थी और ना कोई लिटरेचर था। तो मेरे मन में भी आया कि 80% जो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो उद्देश्य था कि इस देश की शोषित, पीड़ित, गरीब ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम, अगर ये उसके लिए एक प्लेटफार्म था। और यहाँ पर तो मैं देखती हूँ कि अपने आप को मतलब अंग्रेजी बोलना, बहुत बुद्धिजीवी, बुद्धिमान मानना। तो मैंने भी फिर इस बात के लिए प्रण किया,
एक कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि कुछ भी हो मैं अपना हिंदी में जो समझती हूँ उन लोगों के दर्द को, तो आपको विश्वास नहीं होता, धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें, जब मीटिंग होती थी तो मैं हिंदी में ही बात करती थी। तो एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगी कि एक मुरैना ज़िले में हमारा लीगल अवेयरनेस का एक कैंप था और मैं गई थी वहाँ पर। सभी स्लम एरिया की सारी महिलाओं को हमको लीगल अवेयरनेस देना था कि उनके राइट्स क्या है। अब इसके बीच में मेरे साथ अधिकारी भी गए थे, कुछ लिटरेचर, तो जो फोल्डर था उसमें पूरे फोल्डर में अंग्रेजी से लिखा हुआ वो सारे कागज हमारी वो गरीब अनपढ़ अशिक्षित महिलाओं को बांटा जा रहा था। एक माननीय पत्रकार ने मुझसे कहा कि मैडम आप इनको इसके जरिए लीगल अवेयरनेस दोगी क्या? ये अंग्रेजी तो हिंदी भी नहीं ठीक से जानती है और आप क्या ये अंग्रेजी का। वास्तव में मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा, ये बात सही है। वहीं से मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये प्लेटफार्म उन गरीब लाखों शोषित पीड़ितों के लिए बना है। अगर ये स्थिति में अगर इस तरह का काम होगा तो ये उचित नहीं है। आपको मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, मैंने तमाम सारा वहाँ पर 80% लिटरेचर मैंने हिंदी में कराना शुरू कर दिया। तो ये जो इससे, और ऐसा ही मैं आपको बता रही हूँ, जब नॉर्थ ईस्ट की बात आती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा भाषा लोग अंग्रेजी में बोलते हैं या अपनी जो लैंग्वेज है। जैसे कि मेरे मणिपुर में जो है भाषा एक मणिपुरी है, वहाँ नागा लोग भी रहते हैं और कुकी भी रहते हैं। लेकिन जो इम्फाल का जो एरिया है जहाँ मणिपुर के लोग रहते हैं, मगर गांव के लोग तो वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा वहाँ हिंदी सिनेमा जगत का भी बंद कर दिया गया। पता नहीं अब धीरे धीरे जब से इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में अटल नरेंद्र मोदी जी आए तो 2014 के बाद वहाँ एक डेवलपमेंट की भी गति तो शुरू हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आज भी वो तो हिंदू अपने आप को राष्ट्र मानना, भारत मानना, वो लोग तो उतना नहीं थे, लेकिन अभी धीरे से उनके मन में कि इंडिया भारत ये हमारा है, हम इस देश के हैं, ये भाव उनके अंदर जागृत हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं, ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि मेरे राजभवन में जब भी कोई व्यक्ति आता है उसके जानते हैं कि वो हिंदी समझता है, उससे पूछा तो मैंने अपने ऑफिस में बोल रखा है कि उनसे कहिए मैं उनसे हिंदी में ही बात करूंगी अगर वो हिंदी समझते हैं तो। और मैं जितने भी सारे ऑल कैंपों में, आज मणिपुर के तमाम करीब 350 कैंप है, वहाँ कुकी भी है, मेथी भी है, सबके अलग अलग है भाषा वहाँ पर लेकिन मैं अपनी हिंदी में ही बात करती हूँ और वहाँ हिंदी में ही अपना स्पीच देती हूँ। और बहुत सारे लोग वहाँ पर, मेरे सचिवालय में भी कभी हिंदी का बोलबाला नहीं था, मैंने राजभवन में भी हिंदी शुरू करवा दिया। ये चीज़ का मुझे गर्व होता है। हालांकि मैं जब राज्यसभा में सांसद थी, मुझे सुषमा जी ने कहा था, एक बहुत बड़ा एशियाई एक सम्मेलन था जिनेवा में, तो मैंने कहा दीदी वहाँ तो सब अंग्रेजी बोलेंगे और मैं क्या करूँगी वहाँ पर। नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है, तुम ज़रूर वहाँ पर अपनी भाषा में बोलना। तो उनके भी उसका जो कॉन्फिडेंस मेरे को देखा और उन्होंने मुझे वहाँ भेजा था। वहाँ मलेशिया भी जाने को मिला। इसके बाद मुझे प्रधानमंत्री, उस समय राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी, जो विदेश रसिया मास्को का टूर था, और वो अपना उपराष्ट्रपति जी उनके साथ साउथ अफ्रीका का। लेकिन ये बात तो ये है कि अगर आपने अपनी जो भाषा है,
आपको बताएं कि अपनी भाषा में जितना कोई अंग्रेजी में बात करेगा तालियां नहीं बजेगी, लेकिन हिंदी में बोलने वाले व्यक्ति को जरूर लोग तालियां बजाते हैं। ये हिंदी की ताकत है। और आपको शायद मालूम होगा कि आज तारीख में जिसकी कल्पना अभी बोल रहे थे, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है भारत में। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से अब आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बन गई है। आज के कंप्यूटर के युग में अब कंप्यूटर पर वेबसाइटों में हिंदी में सामग्री उपलब्ध है। भारत सरकार के मंत्रालय में हिंदी में पत्राचार हो रहा है। हमारे आपको मालूम है सारी नोटशीट गृह मंत्रालय और तमाम मंत्रालय में अब हिंदी में काम शुरू कर दिया गया। वहीं आज संसद में भी अधिकांश सांसद मंत्री हिंदी में भाषण देते हुए देखे जा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में आदरणीय स्वामी जी ने कहा कि विदेशों में भी बड़े बड़े मंचों पर हिंदी में संबोधित कर इसे विश्वव्यापी बनाने का अथक प्रयास हो रहा है। विभिन्न संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति, कला, संगीत, नृत्य शैली वाले भारत देश में देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य हिंदी एवं हिंदी साहित्य के साहित्यकारों ने किया है और करते रहेंगे ताकि देश एक हो सके। मैं यहाँ पर जितने भी देश विदेश से आज जो साहित्यकारों का आप में सम्मान और ये मेरा सौभाग्य मिला, उन सबको प्रणाम करती हूँ और उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अंत में यही कहना चाहूँगी कि दिनकर जी के भाषणों और काव्यों में हमें एक सशक्त और समर्पित भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के आदान प्रदान की प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन और कृतियों का अध्ययन कर हम निश्चित रूप से एक बेहतर भविष्य की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं जो राष्ट्रभाषा आपके हिंदी परिषद, विश्व हिंदी परिषद के माननीय अध्यक्ष जी विनय भारद्वाज जी, डॉक्टर विपिन कुमार महासचिव जी और आपके तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर और इतने साहित्यकारों के बीच में ये मेरा बहुत सौभाग्य मुझे मिला है। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। और स्वामी जी से मैं महाराज जी से यही आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आज 10-15 साल पूर्व आपके मैं आश्रम में रुकी थी, जब सुषमा जी थी वो भी रुकी हुई थी, और आज मुझे आपका सादृंग मिला। आपका आशीर्वाद दीजिए मेरे मणिपुर की जनता के लिए कि जल्दी वहाँ शांति आ जाए और लोग अपने अपने घर में वापस हो जाएं, यही प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।